क्लास 10th कल हमने पढ़ा था, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि किस तरीके से जो फेडरलिज्म है वो कितने कैसे कंट्री के अंदर प्रभावी होती है, किस तरीके से क्या चीज़ है जो इंडिया को फेडरलिज्म फॉलो करवाती है। ठीक है, वो सी चीज़ें हमने कल पढ़ी थी। ठीक है, जिसने नहीं पढ़ा है वो वीडियो देखे और पढ़े उसको। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इंडिया इन 1947। आज मैं पूरा चैप्टर ख़त्म कर दूंगा थर्ड पार्ट में। ठीक है, वीडियो के इंडिया इन 1947, इंडिया 1947 में कैसा था। ठीक है, 1947 में इंडिया कैसा था। इंडिया कुछ इस तरीके का था, ऊपर कश्मीर है, ठीक है, श्रीनगर, यहाँ पर पंजाब, ये यूनाइटेड प्रोविंस, ठीक है, उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था, बिहार, आसाम पहले का है, ठीक है, सिक्किम अलग राज्य था बिल्कुल। ठीक है, ये सब राज्य आसाम में मिले हुए थे, नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्य आसाम में मिले हुए थे। बिहार, सेंट्रल प्रोविंस मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, बॉम्बे, महाराष्ट्र, गुजरात को बॉम्बे को अलग करके, बॉम्बे और गुजरात को अलग करके महाराष्ट्र बनाया गया था। राजपूताना, राजस्थान को राजपूताना बोलते थे। हैदराबाद, कर्नाटका को, सॉरी आंध्र प्रदेश को हैदराबाद बोलते थे। मैसूर, कर्नाटका को मैसूर बोलते थे। त्रवनकोर, केरला, ये मेड्रास, पूरा मेड्रास, तमिलनाडु को मेड्रास बोलते थे। तो इस तरीके से 1947 में भारत का मैप था। अब बात आई है कि हाउ इज इंडिया फेडरलिज्म प्रैक्टिसाइज्ड। हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिसाइज्ड? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरेशन, बट दीज आर नॉट सफिशिएंट। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान जरूरी हैं फेडरलिज्म को अचीव करने के लिए, फेडरलिज्म की सक्सेस के लिए, सफलता के लिए संवैधानिक प्रावधान जरूरी हैं, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। ज़रूरी तो है लेकिन ये काफ़ी नहीं है। If the federal experiment that had succeeded in India, it is not merely because of the clearly laid our constitutional provisions. The real success of the federation in India can be attributed to the nature of democratic politics in our country. The real success of federalism in India, जो रियल सक्सेस जो है फेडरलिज्म की, जो सफलता है फेडरलिज्म की, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। दिस एंश्योर दैट द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड डिजायर फॉर द लिविंग कंट्री, फॉर लिविंग टुगेदर बिकम शेयर्ड आइडल्स इन आवर कंट्री। हमारे देश में क्या है कि सभी राज्यों का सम्मान, ठीक है, और सभी तरह की डाइवर्सिटी और रिस्पेक्ट के साथ रहना एक कंट्री के अंदर। let us look at some of the major ways in which this happened. चलिए पढ़ते हैं किस तरीके से देश एक सूत्र में बंधा हुआ है, एक एक साथ खड़ा है। आज देश अलग अलग कल्चर, अलग अलग रिलीजन्स, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग पोशाक, अलग अलग स्थान, अलग अलग जोग्राफिकल कंडीशंस, हर चीज़ पूरे देश की डिफरेंट डिफरेंट है, फिर भी देश एक साथ खड़ा है, एक साथ है। देश भारत है। देश के अंदर जम्मू कश्मीर जैसा राज्य भी है, देश के अंदर पंजाब जैसा पंजाबी बोलने वाले राज्य भी हैं, वहाँ की भाषा अलग, भांगड़ा वहाँ का राज्य नृत्य है। इस तरीके से राजस्थान भी अलग है, सबसे बड़ा प्रदेश है राजस्थान, ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से, और वहीं सबसे छोटा प्रदेश भी यहीं पर है, गोवा, क्षेत्रफल के हिसाब से। इसी तरीके से सिक्किम, जहाँ सबसे जनसंख्या जिसकी कम है, उत्तर प्रदेश जिसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। इसी तरीके से पूरा प्रदेश, पूरा देश, पूरे पूरे सारे के सारे जितने भी राज्य हैं, ये सब भारत को बांधे हुए हैं। लिंग्विस्टिक स्टेट्स, अब ये स्टेट्स डिवाइड कैसे हुए थे, ठीक है, ये 2013 का मैप है। 2014 के मैप में आपको ये तेलंगाना भी मिलेगा, ठीक है। द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट was the first and major test for democratic politics in our country. अब सबसे पहले लिंग्विस्टिक स्टेट्स जो बने थे, ठीक है, वो मेजर टेस्ट थे कंट्री के लिए, मेजर टेस्ट थे हमारी कंट्री के लिए कि भाई क्या हुआ है ये कंट्री के अंदर।
The political map of India when it began its journey as democracy in 1947 and that of 2000. You will be surprised existence of the change. Many old states have vanished and many new state has been created. Areas, boundaries and name of the states have been changed. आपने 1947 का मैप देखा था अभी ऊपर, अब 2013 का मैप मैंने नीचे दिखाया है अभी, ठीक है। तो आपने देखकर देखा होगा कि इसके अंदर कितना चेंज है, ठीक है। नए नए एरियाज़ जो हैं कुछ निकल कर आए हैं और कुछ एरियाज़ जो हैं जो पहले के हैं वो अभी भी बने हुए हैं, ठीक है, जैसे कि हैदराबाद, और नए नए राज्य भी स्थापित हुए हैं। 1947 the boundaries of several old states of India was changed in order to create new states. क्यों हुआ ऐसा, क्यों हुआ था? 1947 में नए स्टेट्स बनाने के लिए इन सभी स्टेट्स की बाउंड्रीज चेंज कर दी गई थी। दिस वाज डन इन टू एंश्योर द पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव इन द सेम स्टेट। और ये इसलिए किया गया था क्योंकि जो सेम लैंग्वेज बोलते हैं लोग वो एक साथ एक ही राज्य में रह सकें। Some states were created not on to the basis of language but to recognize different based on culture, ethnicity और geography। और कुछ स्टेट्स को इसलिए अलग हटा दिया गया था क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उनके भाषा के आधार पर नहीं, उनके कल्चर, एथेंटिसिटी और ज्योग्राफी की वजह से, कि उनका कल्चर अलग है, संस्कृति अलग है, ठीक है, इसलिए वो अलग स्टेट में चले गए। अब कल्चर ज्योग्राफी की वजह से जाने वाला राज्य उत्तराखंड है, वहाँ पर पहाड़ी राज्य है, ठीक है, इसे मैदानी उत्तर प्रदेश से अलग कर दिया गया था, ठीक है। झारखंड, यहाँ इसकी कल्चर अलग है बिहार से, यहाँ आदिवासी लोग ज़्यादा रहते हैं। इसी तरीके से नागालैंड है, ठीक है, नागालैंड में भी आदिवासी लोग ज़्यादा रहते हैं। तो इनके कल्चर की वजह से इनको अलग कर दिया गया और नए राज्य बने। ये भाषाई आधार के अलावा भी कुछ और बेसिस है जिनके ऊपर नए राज्य बने। When the demand for the formation of the states on the basis of language was raised, some national leaders forced that it would lead to the disintegration of the country. जैसे ही डिमांड जो है फॉर स्टेट्स की लैंग्वेज स्टेट की उठने लगी, लोगों को लगा, यानी कि नेताओं को लगा कि जो डिसइंटीग्रेशन माने कि जो एकता है वो खंडित हो जाना, डिसइंटीग्रेशन, ठीक है, अनेकता, ठीक है, जो एकता है कंट्री की वो खंडित हो जाएगी और वो टूट जाएगी, और पूरी अगर एका टूटी तो कंट्री भी टूटी, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट रेजिस्ट लिंग्विस्टिक स्टेट्स फॉर सम टाइम बट द एक्सपीरियंस हैज शोन दैट द formation of a linguistic state has actually made the country more united. It has also made administration easier, but ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और उल्टा लिंग्विस्टिक स्टेट बनाने पर जो कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन है वो और ईजियर हो गया। लैंग्वेज पॉलिसी, सेकेंड टेस्ट फॉर इंडियन फेडरेशन इज लैंग्वेज पॉलिसी। इंडियन फेडरेशन के अंदर सेकेंड टेस्ट जो है, दूसरी चुनौती जो है वो है लैंग्वेज पॉलिसी। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज। और हमारे संविधान की खासियत है कि हमारा संविधान किसी भी लैंग्वेज को कोई नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं देता है। हिंदी वाज आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, और हिंदी जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है, बट हिंदी इज़ द मदर टंग ऑफ ओनली अबाउट 40% ऑफ इंडियंस। लेकिन ये 40% ऑफ इंडियंस ही हिंदी बोलते हैं, ठीक है, जो मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूँ। हम सब हिंदी भाषी राज्य से हैं तो हम लोग हिंदी बोलते हैं, ठीक है। देयरफॉर देयर वाज many safeguards to protect other languages. Beside Hindi, there are 21 other languages recognized as scheduled. संविधान कानून के मुताबिक, संविधान के मुताबिक 21 अदर भाषाओं को भी सरकार ने मान्यता दे रखी है। लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, अ कैंडिडेट इन एन एग्जामिनेशन कंडक्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशन में ऑप्ट टू टेक द एग्जामिनेशन इन एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेस। और जो भी कैंडिडेट आज सरकारी नौकरी में जाते हैं और सरकारी नौकरी में काम करना चाहते हैं वो कोई सी भी इन 22 लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज चुन सकते हैं। मच ऑफ द स्टेट टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज, और कुछ कुछ राज्यों की तो खुद की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, जैसे बंगाल की बंगाली, पंजाब की पंजाबी, ठीक है। मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क टेक प्लेस टू द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न स्टेट। आपको सभी स्टेट की राजधानी निकालनी है और अपनी कॉपी में लिखनी है, आपको सभी स्टेट्स की लैंग्वेजेस निकालनी है और अपनी कॉपी में लिखनी है।
Unlike Sri Lanka, the leaders of our country adopted a very curious attitude in spreading the use of Hindi. According to the constitution, the use of the English official purpose was to stop in 1965. ऑफिशियल पर्पस जो इंग्लिश का था वो ख़त्म हो चुका था 1965 में. हाउएवर मैनी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स डिमांडेड दैट द यूज ऑफ इंग्लिश कंटिन्यू इन तमिल नाडु. द मूवमेंट टेक अ वायलेंट फॉर्म. सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड बाय agreeing to continue the use of in इंग्लिश अलॉन्ग विद हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पस. तमिलनाडु में तो और जब तमिलनाडु के लोग क्या थे वो तमिल बोलते थे, ठीक है, हिंदी भाषी लोगों को समझाने के लिए उन्हें इंग्लिश की आवश्यकता पड़ती थी. इसीलिए तमिलनाडु ने इसका विरोध किया कि इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए वापस, ठीक है. हाँ, सरकार ने इसकी व्यवस्था कर दी और हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज़ किया जाने लगा. मैनी मैनी क्रिटिक्स थिंक दैट दिस सॉल्यूशन फेवर्ड द इंग्लिश स्पीकिंग elite. Promotion of Hindi. Promotion of Hindi continues to be the official policy of the government of India. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की का जो ऑफिशियल पॉलिसी है उसके मुताबिक उसके लिए जो हिंदी का प्रमोशन हिंदी जो है वो प्रमोट करती है, ठीक है. Promotion does not mean the central government can impose Hindi on state where people speak a different language. Promotion का मतलब ये नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट हर किसी पर थोप सकती है हिंदी भाषा बोलो, नहीं. The flexibility shown by the Indian political leaders helped our country avoid the kind of situation that Sri Lanka find itself in. ये इसलिए सब बोलते हैं कि हमें श्रीलंका जैसी मुसीबत झेलनी ना पड़े कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेजोरिटी हिंदी बोलने वाले या सिन्हाला बोलने वाले, वहाँ पर सिन्हाला बोलने वालों को ज़्यादा माना जाता था, नहीं यहाँ पर हिंदी बोलने वालों को ज़्यादा माना जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. सेंटर स्टेट रिलेशन restructuring the central state relations in one more way in which federation has been strengthened the practice. How the constitutional arrangement for sharing power work in really depends large extent on how the ruling parties and leaders follow these arrangement. ये पूरी तरीके से सेंट्रल स्टेट रिलेशंस पूरी तरीके से इस बात पर निर्भर करता है कि किस तरीके से जो रूलिंग पावर है, शेयरिंग पावर, रूलिंग पावर है, ठीक है, पार्टीज़ जो है और उनके लीडर्स इस अरेंजमेंट को किस तरीके से देखते हैं, ठीक है. अब मान लीजिए उत्तर प्रदेश में हमारी बीजेपी की सरकार है, ठीक है, हमारे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है. अभी लड़ाई हो रही थी बसों के ऊपर, ठीक है, तो क्यों हो रही थी? क्योंकि दोनों पार्टीज अलग अलग है, एक दूसरे की विपक्षी पार्टियां हैं, ठीक है. फॉर अ लॉन्ग टाइम सम पार्टी रूल्ड बोथ एट द सेंटर एंड टू मोस्ट ऑफ द स्टेट. दिस meant that the state government did not exercise their right as autonomous federal units. आपने बहुत समय से देखा होगा कि कुछ पार्टी दोनों सेंट्रल और स्टेट्स दोनों पर राज्य करती हैं, जैसे कांग्रेस और भाजपा, ठीक है, बीजेपी. तो इसका मतलब ये नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट कुछ भी करेगी अपने मन की, ठीक है. This as and when the ruling party at at the state level was different, the parties that ruled in the central tried to undermine the power of the states. In those days, the central government would often misuse the constitution to dismiss the state government that were controlled by a rival party. This undermined the spirit of federalism. एक प्रॉब्लम और है आज जो जब केंद्र में सरकार आ जाती है तो वो रूलिंग स्टेट गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश करती है. वो चाहती है कि उसी की सरकार बने जिससे राज्य में भी उसका ही ज़्यादा प्रतिनिधित्व बढ़े, और राज्य में उसका प्रतिनिधित्व बढ़ने का मतलब है कि उसका केंद्र में भी प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, ठीक है. इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट में उनकी सरकारें हों, ठीक है. सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही होती है वो चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट में भी उसकी ही गवर्नमेंट बने, उसी पार्टी की गवर्नमेंट बने. All this changed significantly after 1990. The period saw the rise of regional political parties in many states of the country. This was also the beginning of the era of coalition government. 1998 में तो बहुत ज़्यादा बदतर तस्वीर हो गई थी गवर्नमेंट.
जो कॉलिशन गवर्नमेंट थी वो लगातार चली आ रही थी, किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिल पा रहा था। सिंस नो सिंगल पार्टी got a elect majority in the Lok Sabha, the major national parties had to enter into an alliance with many parties, including several regional parties, to form a government at the center. This led to new culture of power sharing and respect of the autonomy of state government. This trend was ये अटल बिहारी वाजपेयी हैं, ठीक है। ये कॉलेशन गवर्नमेंट इन्होंने कॉलेशन गवर्नमेंट चलाई है 5 साल, supported by a major judgment of the Supreme Court that made it difficult for the central government to dismiss the state government as an arbitrary manner. Thus, federal power sharing is more effective today than it was the early years after the constitution came into force. क्या होता था, स्टेट गवर्नमेंट क्या करती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती थी, स्टेट गवर्नमेंट्स को बहुत डिसमिस कर देती थी वो किसी भी आधार पर। और कोalition फिर 1990s में कोalition गवर्नमेंट का एरा आया और कोalition गवर्नमेंट बनने लगी बहुत सारी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कोalition गवर्नमेंट चलाई 5 साल, ठीक है। और एक बार तो वो 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री भी चुने गए, बस मात्र 13 दिन के लिए, और उसके बाद उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ा, क्योंकि कोalition गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट होती हैं जिनके अंदर बहुत सारी पार्टीज़ जो होती हैं वो मिलकर सरकार बनाती हैं, और किसी भी एक पार्टी के, किसी भी एक या दो पार्टी के सरकार से हट जाने के बाद पूरी सरकार को इस्तीफ़ा देना पड़ता है। तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी के साथ भी यही हुआ था। डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया पढ़ते हैं। वी नोटेड अबाउट द फेडरल गवर्नमेंट हैव 2 और मोर टायर्स ऑफ गवर्नमेंट। आपने देखा होगा कि जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा टायर होते हैं, ठीक है। वी हैव सो फार डिस्कस द 2 टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट इन अवर कंट्री, बट अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया कैन नॉट बी रन ओनली थ्रू दीज 2 टायर्स. State in India are as large as the independent country of Europe in terms of population. Uttar Pradesh is the biggest, then Russia. Maharashtra is about the biggest Germany. Many of these states are internally very diverse. This is thus a need for power sharing within these states. आपने देखा होगा कि किस तरीके से इंडिया जैसी बड़ी कंट्री के अंदर सिर्फ दो सरकारों से काम नहीं चल सकता, सिर्फ राज्य सरकार और केंद्र सरकार से काम नहीं चल सकता। इसीलिए एक दूसरे टायर की ज़रूरत है जिसका नाम है थर्ड टायर, लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट कुछ भी आता है, जिला पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत, नगर निगम, म्यूनसिपैलिटी, ठीक है, नगर पंचायत। तो इसी वजह से हमें इतनी बड़ी कंट्री को चलाना आसान नहीं है, ठीक है। उत्तर प्रदेश जो है वो बिगेस्ट की पॉपुलेशन जो है वो रशिया से ज़्यादा है। महाराष्ट्र की पॉपुलेशन जो है वो जर्मनी से ज़्यादा है। फेडरल पावर्स शेयरिंग इन इंडिया नीड्स अनदर टायर ऑफ गवर्नमेंट बिलो दैट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, दस इज द रेशनल फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि डिसेंट्रलाइजेशन हो पावर का, डिसेंट्रलाइजेशन हो पावर का, ठीक है। इसलिए हमें एक नए टायर लोकल गवर्नमेंट की ज़रूरत है। बाकी बाद में पढ़ते हैं।